अध्याय 9 देख रहे हैं, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पिछले मर्तबा हमने बात की थी जगन्नाथपुरी जगन्नाथ टेम्पल की, राजपूत और ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, यानी जो वीरता की संस्कृति है, राजपूत क्या थे और कैसे ये चीज इनके साथ रिलेट हुई। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये इलाका कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये इलाका, ये जो पीला इलाका देख रहे हैं आप, ये है राजपूताना। अजमेर तो आपको पता ही होगा, ये गुजरात के ऊपर वाला जो इलाका देख रहे हैं, दिल्ली के लेफ्ट साइड वाला, इस इलाके की हम बात कर रहे हैं। राजपूताना यही जगह होगी। तो 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी, यहां पर जो आज, जैसे अगर आप जो राजस्थान बोलते हैं आज का, तो उस जमाने में जो ब्रिटिशर्स थे वो इस इलाके को कहते थे राजपूताना। क्या कहते थे? राजपूताना। हमारे डिफेंस में, आर्मी में राजपूताना राइफल करके बाकायदा एक रेजिमेंट है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये माना जाता था या माना जाता है अभी भी कि भाई इस इलाके में मोस्टली राजपूत रहते हैं। जो राजपूत कहां से शब्द आया? राजपूत मतलब बेटा, किसका? राजा का बेटा, पावरफुल का बेटा, ऐसा जो किंग जैसा हो या फिर कोई इफेक्टिव आदमी हो। तो राजपूत यहां से आया। लेकिन यह गलत है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे इलाके में या फिर जो आज का हमारा राजस्थान है वहां पर केवल राजपूत ही राजपूत रहते हैं। वहां पर सब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। बस यह है कि राजपूतों की जो कहानी है वो काफी फेमस है और जो हिस्ट्री में उनका योगदान है वो बहुत ज्यादा है। राइट? तो ये जो राजपूत है, इन्हीं ने यहाँ का जो एक अलग कल्चर है, इस इलाके का कल्चर डिफाइन किसने किया है, इसकी व्याख्या किसने की है, इसको बनाया किसने है? वो राजपूतों ने बनाया, इस इलाके की जो संस्कृति है। ओके, तो शुरुआत कहां से कैसे हुई? देखिए, 8वीं शताब्दी की मैं बात करता हूं। जो आज का राजस्थान है, जो हम आज का राजस्थान कहते हैं, इसको कौन रूल करता था? इसको बहुत सारे वंश थे, जो राजपूत वंश थे, वो लोग इसको रूल करते थे। वो इस पे काबिज थे। आपको याद होगा 8 से लेकर 12 शताब्दी तक मैंने कई बताया है, कई अलग अलग तरीके से राजपूत वंश यहां पर, राजपूत डायनेस्टी यहां पर आई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है पृथ्वीराज चौहान साहब का। ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इसमें सबसे इनकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे इनकी बात करें या किसी भी राजपूत की बात करें, तो जब भी वॉर होगा, ये राजपूत है और ये कोई और जिससे वॉर हो रहा हो, नॉन राजपूत कह दीजिए, जब इनसे लड़ाई होगी तो राजपूत कभी भी हार के नहीं आएगा। ये अपना शीश कटा के आएगा, कभी भी अपना पीठ नहीं दिखाएगा। यानी कि रणभूमि में ये कभी भी भागेगा नहीं, कभी भी हारेगा नहीं, कभी भी डरेगा नहीं। इसीलिए राजपूताना राइफल्स है। तो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की जाती है। ये पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान डायनेस्टी, मैंने जैसे अलग अलग बताया आपको, तो चौहान डायनेस्टी के ये, और सबसे बड़ी बात है कि ये किस गद्दी पे थे? ये बाकायदा दिल्ली के गद्दी पे बैठे। और इस जमाने में जब इनका शासनकाल था तो सुल्तान मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उन्होंने 1191 यानी 1191 में यहां पर लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान ने बाकायदा इनको, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। लेकिन अगले ही साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान साहब मोहम्मद गौरी से हार गए। इसे कहते हैं बैटल ऑफ तराइन। वहां पर ये हार गए। और इनकी ये कहानी ये है कि जैसे मैंने कहा, चाहमान कहिए या चौहान कहिए, इन्होंने बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कवर कर रखा था। इन पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहते हैं। और ये ऐसे हिंदुस्तानी किंग हुए जो यहां पर नाम दिया है सपदलक्षा, जो बेसिकली ये चाहमान की जो टेरिटरी है। और इसमें राजस्थान, आज का अगर देखें तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कई मध्य प्रदेश के पार्ट, उत्तर प्रदेश के पार्ट, और इनका जो कैपिटल था वो था अजमेर। इसीलिए इसको इतना बड़ा दिखाया गया है। अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहां पर, अजमेर शरीफ, और इसीलिए इनका नाम इतना फेमस है। तो इसमें क्या था कि राजपूत जो थे उनकी बहुत सारी कहानियां और काव्य या कहें गीत, ये काफी सारे लिखे गए। यानी आप ये कहें कि जो स्टोरीज थी इनकी, वैलर की, पावर की, ना हारने की, शीश कटाने की, गला कटाने की, लेकिन कभी भी हार नहीं मानने की,
ऐसी पोएम्स थी, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई। और इसको कौन कौन गाते थे? इसके लिए बड़े ट्रेन लोग थे जिनको हम कहते हैं मिन्स्ट्रल्स। कौन? मिन्स्ट्रल्स, या ये कहें कि गाने वाले, भाट गायक इनको कहते हैं। वो लोग ये गाते थे और इनको गाने का तात्पर्य ये था कि जो भी अगला बच्चा पैदा होगा राजपूत खानदान में या राजपूत में आएगा, या फिर और भी लोग हैं जो इन स्टोरीज को, इन पोएम्स को सुनेंगे, वो इससे इंस्पायर होंगे, वो इनसे अफेक्ट होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे और प्रभाव में आएंगे, और फिर उसके बाद वो वही करेंगे जो ये राजपूत करके गए हैं। तो जो नॉर्मल लोग थे, ऑर्डिनरी लोग भी थे, वो ये देखते थे चीजों को, और ये स्टोरियां, जो कहानियां जो चलती थी, उनको बाकायदा ड्रामा के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। और ड्रामेटिक सिचुएशंस, अगर आप देखें आज की कहानी आप क्या देखते हैं, मैं अभी बताता हूं उसको। तो ये जो सारे ड्रामा चलते थे, इसमें बाकायदा ये दिखाया जाता था कि एक राजपूत या फिर एक इस एरिया, एक क्षेत्र में जो संस्कृति है, वो संस्कृति बहुत सारे इमोशन से भरी हुई है। इस ड्रामा से, गीत में, कहानियों में एक ही चीजें दिखाई जाती थी या परिलक्षित होती थी। एक तो हो गया लॉयल्टी, मतलब किसी पे विश्वास किया या किसी को अपना कहा तो हमेशा उसके रहेंगे। दूसरा था फ्रेंडशिप, अगर फ्रेंडशिप कर ली आपने, दोस्ती कर ली, तो कभी भी उसकी हमेशा आप रक्षा करेंगे और उसके पीठ पीछे वार नहीं करेंगे। फिर उसके बाद लव, अगर प्यार कर दिया तो प्यार में कहते हैं ना, मोहब्बत में हर चीज जायज है, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। तो ये इनके प्यार की बात यहां पर की। वेलर मतलब होता है कि शौर्य, यानी हमारा जो व्यक्तित्व है, पावर है, वो हमेशा रहेगा। और एंगर मतलब होता है कि गुस्सा उस तरीके का नहीं, गुस्सा इस तरीके का कि इस चीज को जीतना है, इस चीज को पाना है, या अपने क्षेत्र की रक्षा करनी है, वो सब इसमें आती थी। अब इसमें अगर आप कई पिक्चरें देखेंगे, जिसमें अभी रिसेंट अगर आप कहेंगे, जिसका नाम ले सकता हूं तो पद्मावती नाम था पहले उसका। तो उसमें क्या था कि जो औरतें थी, और हमेशा आपने देखा होगा कि जर, जोरू और जमीन, ये 3 कारण होते हैं किसी भी क्राइम के। मतलब पैसा, औरत, बीवी या औरत, लड़की, और जमीन यानी लैंड, प्रॉपर्टी। तो यहां पर भी ऐसे ही हुआ। यहां पर भी बहुत सारी कहानियां ऐसा है कि जो विमेन थी, जो औरतें थी, वो मेन कारण बनती थी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का, कई सारी लड़ाइयों का। तो उसमें क्या होता था कि कई आदमी जो होते हैं अपनी औरतों को प्रोटेक्ट करते थे, या कई औरतों को वो जीतना चाहते थे। बहुत खूबसूरत औरतें होती थी तो उनको जीतने की लड़ाई करते थे, या अपनी खुद की औरत है, जैसे गर्लफ्रेंड है, जैसे आज के जमाने में इस शब्दों में गर्लफ्रेंड को कहा जाए, तो उसको बचाने के लिए लोग लड़ जाते थे, मर जाते थे, कट जाते थे, जो कि कहीं भी सही नहीं है। कई ऐसे औरतें थी जो अपने आदमियों के पद चिन्ह पे चलती थी। जैसे ये औरत है, ये इनका आदमी है, इनके पद चिन्हों पे चलेगी कि भाई इसने इतना सब कुछ किया है, ये राजपूत है, तो मैं भी कभी शीश नहीं कटाऊंगी, मैं भी रण में उतर जाऊंगी, मैं भी लड़ूंगी। तो एक चीज थी कि अगर ये आदमी किसी तरीके से रण में लड़ते हुए या फिर बैटलफील्ड में लड़ते हुए मर गया, तो औरत ये करती थी कि वो आग में कूद जाती थी, जिसे कहते थे जौहर। कई पिक्चरों में हमने देखा है, वो आग में कूद जाती थी। और यही जो प्रथा है, इसको फिर आगे चल के सती प्रथा कहा गया। क्या कहा गया? सती प्रथा कहा गया। और फिर आगे चल के राजा राम मोहन राय ने इस पर बहुत काम किया और ये सती प्रथा जो है खत्म की गई। बेसिकली क्या होता था कि जैसे आदमी है, वो चिता पे लेटा हुआ है, ठीक, ये लकड़ियां इसमें लगी है, तो औरत को इसके ऊपर जिंदा बिठा देते थे ताकि वो इसी के साथ जल जाए। आप सोचिए उन औरतों का क्या हुआ होगा जो बेचारी इसमें जिंदा जली होगी, जब इनका कोई भी नुकसान, जब इनकी कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रही होगी। बस मतलब वैलर के नाम पे कभी कभी ये सब जो चीजें है ना, ये अच्छी तो होती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होती कि आप बेवकूफियों में चले जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेसिकली इनका यही कहना था कि भाई या तो मरेंगे या मारेंगे, ऐसा। अब थोड़ा सा मैं आपको नृत्य की तरफ ले जाता हूं। नृत्य, कथक। वैसे मैं आपको बताऊं आगे, यहां पर मैं आपको सारे नाम बताऊंगा, लेकिन हम कथक का एग्जाम्पल ले रहे हैं केवल, क्योंकि इन सारे आठों का डिस्कशन करना बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आप समझ के रखिएगा कि जितने भी आप डांस फॉर्म देख रहे हैं, ये इसी तरीके से आए हैं। मतलब इनके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इनके पीछे एक कल्चर है, इनके पीछे एक संस्कृति है। तो कथक है क्या? सबसे पहले समझ लीजिए कि कथक एक ऐसी जनजाति थी, ऐसा ट्राइब था, उनका नाम है ये, ऐसा ट्राइब था जो टेम्पल्स में जाता था और वहां पर कथा सुनाता था, गाने गाता था, स्टोरी दिखाता था अपने हाव भाव से। कैसे? जेस्चर से और गानों से। तो एक ऐसी ट्राइब, एक ऐसी जनजाति जो
मंदिरों में जाके अपने हाव भाव से, जैसे ये हाव दिखाया, भाव दिखाया, इस हाव भाव से इन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी दिखा दी लोगों को जो वहां बैठे हुए हैं। वो लोग कथक नाम, उस जाति का कथक नाम था। तो कथक जो बना है वो शब्द बना है कथा से। कथा से, कथा मतलब होता है स्टोरी, इसका मतलब ये होता है स्टोरी, इसका मतलब ये होता है कि कहानी। तो ये जो कथक आया है वो यहीं से आया है। शब्द समझ गए आप कहां से आया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या हो गई, हाव भाव से, अपने शरीरों के अंग से, चेहरे से, अपने अलग अलग भाव से कहानी को दिखाना, राइट। तो जब हम 15वीं और 16वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आपको पता है भक्ति मूवमेंट में ये सब चीजें बहुत आगे बढ़ी। और भक्ति मूवमेंट में क्या करते थे, भक्ति मूवमेंट में कहते थे कि भाई मैं अपने भगवान से ऐसा प्रेम करता हूं जैसे मैं अपनी प्रियतमा से प्रेम करता हूं। जिस तरीके से मैं उससे प्रेम में पागल हो जाता हूं, वैसे भी अगर आप प्यार करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे वाकई। तो अगर आप प्यार करते हैं अपने भगवान से तो आप कहेंगे कि मैं प्रेमिका से प्यार करता हूं, उसी तरीके से प्यार करता हूं। तो यहां पर आप देखिए राधा कृष्ण ये दोनों कोई पति पत्नी तो थे नहीं, लेकिन ये प्यार करते थे। और ऐसा प्यार करते थे कि भाई जिसकी तो आज भी हम मिसाल देते हैं कि राधा कृष्ण का प्यार है इनका, तो है ना। तो ये जो राधा कृष्ण जो प्यार करते थे या फिर वो जो मोहब्बत करते थे, उसको कहा जाता था, उसको प्रेजेंटेशन उसका कहा जाता था, उसको दिखाना, उसको कहते थे रासलीला। क्या कहते थे? रासलीला। अब ये जो राधा कृष्ण है, रासलीला, ये हो गया भक्ति मूवमेंट का पार्ट। इस भक्ति मूवमेंट में जोड़ दीजिए कथक। कथक कैसा हो गया? इसमें आपको जेस्चर दिखा रहे हैं, अपने हाव भाव दिखा रहे हैं, गाना गा रहे हैं साथ में। तो भाई आपने फोक डांस लिया और साथ में ये जो फोक डांस है रासलीला वाला, और साथ में आपने ये कथक जोड़ दिया, तो एक नया फॉर्म बन गया, एक विशिष्ट शैली बन गई, एक ऐसी शैली बन गई जो बाकी शैलियों से, डांस फॉर्म से अलग हो गई। अब आप अगर यहां देखें तो ये जो महिला जिसने हाथ ऐसे रखा हुआ है ना, और ये जो हाथ रखा हुआ है, इसका भी एक साइंस है, उसके पीछे भी एक संस्कृति है। ये ऐसा क्यों रखा? देखिए एक उंगली इन्होंने नीचे रखी है, एक उंगली ऊपर रखी है, हर चीज पे ध्यान दिया जाता है, इसीलिए विशिष्ट फॉर्म है। ये कैसे ऐसे बन नहीं गया कि हमने कोई डांस देखा, डांस सुना गोविंदा का और डांस करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। वो एक एक चीज इसमें स्पेशल थी। अब कथक यहां तक तो पहुंचा मतलब उरूज पे था, लेकिन ये और हाइट पे पहुंच गया और इसका नाम इस तरीके से हो गया जब ये आया मुगल एम्परर्स के दायरे में। मुगल एम्परर्स जो थे और जो उनके साथ नोबल्स थे, नोबल्स मतलब होता है अभिजात वर्ग, बड़े बड़े जो लोग थे, इनके सामने, इनके दरबार में, यहाँ का एक कोर्ट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये साहब बैठे हुए, इनका नाम मैं बताऊंगा अभी कौन है। मान लीजिए ये मुगल एम्पायर है, मुगल राजा है, और सब लोग बैठे हैं और ये लोग नाच गाना प्रेजेंट कर रहे हैं, कथक प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो मुगल कोर्ट में जब ये सब होना शुरू हुआ, तो ये कथक ने क्या किया, कथक जो डांस चली थी, उसने मुगल एम्पायर क्या या मुगल का जो टेस्ट ले लिया बहुत सारा, और फिर ये एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म बन गया, बहुत ही बढ़िया फॉर्म बन गया। और फिर ये दो बेसिक घरानों में गया। घराना मतलब ये होता है जैसे आपके दादाजी है, फिर आप है, फिर आपका बेटा है, फिर आपका बेटा होगा। ये गाना गाते थे, इन्होंने गाना इसको सिखाया, ये डांस करते थे, इन्होंने इसको सिखाया, ये गाना गाते थे, इसको सिखाया। तो अगर गाना गा रहे हैं तो एक घराना हो गया, डांस कर रहे थे घराना हो गया, ऐसे हो गए, घराने कहलाते हैं। तो दो तरीके के घराने बने इसमें। एक जो घराना था, इसको घराना मैं अगर अंग्रेजी में कहूं तो घराना ही लिखेंगे इसको, कहते हैं ना मैं इस घराने का हूं, मैं उस घराने का हूं। तो दो घराने बने। एक घराना जो था वो आप थोड़ा राजस्थान की तरफ चले जाइए, तो राजस्थान कह दीजिए, या बेसिकली वैसे जयपुर में था तो जयपुर कर दीजिए इसको। एक घराना ये हो गया। दूसरा अपना जो जिसके संरक्षण में आया वो है लखनऊ। लखनऊ किस इलाके में आता है? यह है अवध के इलाके में आता है। और इस सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों इस जगह पे फेमस हुआ, कि इस जगह पे इतना विशिष्ट शैली कैसे बन गई। यहां पर एक साहब देख रहे हैं, ये है ये है वाजिद अली शाह। ये जो साहब है, ये है आखिरी नवाब अवध के लास्ट नवाब है, एलन कर देता हूं। ये खुद भी माना जाता है कि ये खुद भी डांस करते थे, ये कथक डांस करते थे बकायदा। एक पिक्चर भी आई है जिसमें अमजद खान ने इनका रोल किया हुआ है। तो ये जो डांस करते थे, और डांस करते नहीं करते थे तो अलग बात है, लेकिन ये डांस का संरक्षण जरूर करते थे। तो इस कारण से ये एक बहुत मेजर आर्ट फॉर्म बन गया, बहुत अति विशिष्ट शैली बन गई, राइट। अब हुआ ये कि यहां पर एक शब्द दिया है एंट्रेंच्ड। तो ये इसमें ये बताया गया है कि इस जमाने में अगर हम तीसरे क्वार्टर, 19वीं शताब्दी के तीसरे क्वार्टर में चले जाएं, मतलब 4 क्वार्टर होते हैं ना, ये 100 साल का होता है एक सदी, तो 25-25 साल ले लीजिए। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि जब हम ऐसे क्वार्टर में चले जाएं जिसे कहेंगे हम कि थर्ड क्वार्टर, उसके अंत में
19वीं शताब्दी के। तो यहां पर क्या हुआ कि केवल ये जयपुर राजस्थान और इस जगह पे महदूद नहीं रहा, ये आपके हरियाणा, ये आपका पंजाब चला गया, हरियाणा चला गया, जम्मू कश्मीर चला गया, बिहार चला गया, मध्य प्रदेश चला गया। ये सारी जगह पे कथक जो है बड़ा फेमस डांस हो गया। अब आप देखिए, मैं किस इलाके की बात कर रहा हूँ, ये राजस्थान और यहाँ था, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी आ गया, ये बहुत जगह पे इसका फैलाव हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बड़ा तेज चाल चलनी पड़ती है, डांस करना पड़ता है। आप देखेंगे कथक वाला आदमी घूमता रहता है, और लेडी या आदमी देखेंगे वो घूमता ही रहता है ना। तो उसके कदम ऐसे चलते हैं जैसे हिरण के चल रहे हैं या फिर किसी बहुत तेज धावक के चल रहे हो। तो इसमें ना बड़ा एक एलिगेंट तरीके से पैरों का मूवमेंट होता है, बहुत जबरदस्त कॉस्ट्यूम होते हैं, वेशभूषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए आपने इतने सारे लोग जो आप डांस देख रहे हैं, इसमें हर एक के वेशभूषा से आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा डांस है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टोरी बतानी होती है, स्टोरीज दिखानी होती है, अपने भाव से, अपने हाथ से, अपने एंगल से, अपने डांस से, अपने मूवमेंट से आपको कहानी दिखानी होती है। तो ये जो कहानी दिखाने का तरीका, स्टोरी दिखाने का तरीका है, और पैर का बहुत अच्छा कंट्रोल और साथ में बेहतरीन वेशभूषा, ये बनाता है आपका कथक। अच्छा, आगे की बात थोड़ी सी बताता हूं। कथक जो था ना, या कथक कहे या कोई भी ऐसा जो इंडियन कल्चर था या इंडियन संस्कृति थी, वो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस अगर हम लोग करते थे तो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स या यूरोपियन यही समझते थे उस जमाने में कि भाई हम तो बहुत डेवलप हो गए, बहुत डेवलप हो गए। अब देखिए कोरोना आया तो सब बराबर हो गए कोई डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं, डेवलपमेंट होता है दिमाग से, अपने आचार विचार से। तो फिर ये ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई ये सब तो बकवास चीज है, लेकिन फिर भी कथक जो है उसने अपनी जिंदगी बना रखी, और अपने कथक ने अपने आप को जीवित रखा, सर्वाइव रखा, और उसके बाद ये फिर भी परफॉर्म होने लगा। और फाइनली जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तो जो 6 डांस फॉर्म को बनाया गया कि ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्लासिकल मतलब होता है शास्त्रीय जो नृत्य शैली है, और शास्त्रीय नृत्य शैली का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हमारे शास्त्र हैं, जिस तरीके से हमारी संस्कृतियों में शास्त्र का लेवल है या उसकी जगह है, उसी तरीके से ये ऐसे डांस है जो पुराने जमाने से इस तरीके से फॉर्म हुए, इस तरीके से बढ़ के आए हैं कि आज हम इसको अपने नेशन का, अपने विश्व, अपने देश में ये बताना चाहते हैं विश्व को कि ये हमारे डांस फॉर्म है, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। तो पहले तो ये 6 थे, ठीक है, अब 8 हो गए। ध्यान रखिएगा, आपकी किताब में 6 ही दिए हुए हैं, लेकिन 8 है। अगर आप जनरल नॉलेज समझना चाहते हो तो 8 है, किताब के हिसाब से लिखना चाहते हो तो 6 लिख सकते हैं, लेकिन 8 है। तो जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाना चाहेगा वो 8 लिखेगा। ओके, कौन कौन से हो गए? चलिए, भरतनाट्यम, यहां पर देखिएगा, भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु, TN तमिलनाडु। यहां पर आइए आप, कथकली, कथकली कहां का है? किधर का है? केरला, केरला, केरला। यहां पर आइए, उड़ीसी, उड़ीसी कहां गया? उड़ीसी, उड़ीसी से नाम समझ में आ रहा है, ओडिशा का, ओडिशा का, वो कर देता हूं इसको बस, ओडिशा। कुचिपुड़ी बाजी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहां का हुआ जी? ये हो गया कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का। उसके बाद आइए मणिपुरी, मणिपुरी कहां का हो गया? मणिपुरी, ये मणिपुर का ही है, M कर देता हूं मैं। इसके अलावा 2 और है, एक है मोहिनी अट्टम और एक है सथरिया। मोहिनी अट्टम भी आप समझ लीजिए उसी इलाके का, सदर्न इंडिया का ही है, केरला के आसपास, और केरला का इलाका समझ लीजिए। और जो सथरिया है, सथरिया ये कहां का हुआ? ये हुआ आसाम का। कहां का हुआ? आसाम का। तो मैंने कौन कौन से बताया आपको? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सथरिया, सबकी जगह भी बताई मैंने आपको। तो ये क्लासिकल डांसेस है। अब हमने क्या क्या देख लिया? भाषा देख ली, मलयालम, हमने देखा कि भाई जगन्नाथपुरी टेम्पल टाउन, फिर हमने देखा राजपूत, फिर हमने देखा अभी हमने बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी डांस फॉर्म की, कथक की। अब हम देखेंगे चित्रकला। तो हर एक चीज का फ्लेवर, हर चीज का टेस्ट लेंगे और जानेंगे कि हमारी संस्कृति कैसे बनती है, लेकिन हम इसको लेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।